पर डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। किसानों को आर्थिक रूप से सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से बिहार सरकार की बिरसा फसल विस्तार योजना जारी। योजना के तहत किसानों के लिए अनुदान पर रबी फसल के बीज उपलब्ध। किसान अपने प्रखंड के सहायक तकनीकी प्रबंधक और प्रखंड तकनीकी प्रबंधक कर सकते हैं संपर्क। नमो ड्रोन दीदी योजना का हिमाचल में भी नजर आने लगा है सकारात्मक असर। ड्रोन इस्तेमाल करके अब महिलाएं भी कृषि के क्षेत्र में दे रही हैं अपना अहम योगदान और बन रही हैं आर्थिक रूप से सुदृढ़। सर्द मौसम की शुरुआत के साथ वेटलैंड क्षेत्र में विदेशी पक्षियों के आने का सिलसिला शुरू। पक्षी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने। गोरखपुर में स्थानीय और विदेशी पक्षियों की संख्या में इजाफा दर्ज। मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में आंधी तूफान, कोहरे और शीतलहर की जताई आशंका। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली गिरने के साथ साथ आंधी तूफान की संभावना। बंगाल की खाड़ी में अगले 2 दिनों में तूफान के मद्देनजर मछुआरों को समुद्र में जाने से बचने की सलाह दी गई। और अब आइए समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन से जुड़ी नई याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। याचिका में पंजाब हरियाणा सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी कि किसान आंदोलन पर लगाए प्रतिबंधों को हटाया जाए। याचिका में शंभू बॉर्डर को खोलने का निर्देश देने की मांग भी की गई थी। धान की खेती के बाद कई बार किसान महंगे बीज की वजह से खेती नहीं कर पाते हैं और उनके खेत खाली रह जाते हैं। ऐसे में किसानों को आर्थिक रूप से सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से बिहार सरकार के द्वारा बिरसा फसल विस्तार योजना चलाई जा रही है। इस योजना का लाभ उठाकर किसान अनुदान कर रबी फसल के बीज प्राप्त कर कम पूंजी में बेहतर खेती कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। कोडरमा जिला कृषि पदाधिकारी के अनुसार जिले के किसानों को गेहूं का बीज 50% अनुदान पर अधिकतम 2 क्विंटल तक प्रति किसान पैक्स के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकारी दर पर किसानों को गेहूं 19.96 रुपए प्रति किलो दिया जाएगा। इस योजना के तहत गेहूं के अलावा किसान मक्का, सरसों और मसूर के बीज 50% अनुदान पर प्राप्त कर सकेंगे। किसानों को इस स्कीम का लाभ 15 दिसंबर तक दिया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए किसान अपने प्रखंड के सहायक तकनीकी प्रबंधक ATM और प्रखंड तकनीकी प्रबंधक BTM से संपर्क कर सकते हैं। सर्दियों के मौसम में पशुपालकों को अपने पशुओं पर विशेष ख्याल रखना पड़ता है। खासतौर पर दुधारू पशुओं का ध्यान अधिक रखना होता है, क्योंकि इस समय में पशुओं में कई प्रकार की जानलेवा संक्रामक बीमारी फैलती है, जिससे पशु तेजी से बीमार पड़ते हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि ठंड के मौसम में पशुओं में निमोनिया और ठंड लग जाती है। इसके चलते कई पशुओं की जान चली जाती है। इस समय में वायरस से फैलने वाली खतरनाक बीमारी खुरपका और मुंहपका रोग का डर रहता है, जिससे दुधारू पशु में दूध देने की क्षमता कम हो जाती है। इसे फुट एंड माउथ डिसीज FMD कहा जाता है, जो पशुओं को काफी कमजोर कर देती है। ये एक संक्रामक बीमारी है जो वायरस से फैलती है, जो
किसी भी मौसम में फैल सकती है। हालांकि इस बीमारी का सबसे ज्यादा फैलने का डर सर्दियों के मौसम में रहता है। इस बीमारी को फुट एंड माउथ डिजीज कहते हैं। ये वायरल बीमारी पूरे देश में फैलती है। इसकी अब तक कोई खास दवा नहीं बन पाई है। हालांकि पशुओं में दिख रहे लक्षण के हिसाब से इलाज किया जाता है। यदि आपके पशु में ये संक्रामक बीमारी हो गई है तो आप इसके लक्षण से पकड़ सकते हैं। इसमें बुखार रहता है। बुखार के बाद मुंह और पैर में घाव बन जाता है, छाले भी पड़ जाते हैं। जब ऐसी कोई लक्षण दिखे तो तुरंत इसका प्रबंध करें ताकि समय रहते इस पर काबू पाया जा सके। सर्दियों के दौरान मुर्गियों में कॉक्सीडियोसिस खूनी दस्त बीमारी का प्रभाव अधिक होता है। ये उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करती है और कमजोरी के कारण मुर्गियों की मौत हो जाती है, जिससे कई बार पशुपालकों को बहुत अधिक नुकसान उठाना पड़ता है। कॉक्सीडियोसिस बीमारी प्रमुख रूप से कोशाडिया नामक परजीवी में फैलती है। ये बाहरी वातावरण से मुर्गियों के खाने में प्रवेश करता है और उन्हें बीमार कर देता है। ऐसे में कॉक्सीडियोसिस से पीड़ित मुर्गियों में खूनी दस्त आना शुरू हो जाते हैं, जिससे मुर्गियां सुस्त हो जाती हैं और उनके पंख भी खड़े हो जाते हैं। मुर्गियां खाना पीना छोड़ देती हैं, जिस कारण कमजोरी से मुर्गियों की मौत हो जाती है। ये बीमारी मुख्य रूप से छोटे चूजों के अलावा वयस्क मुर्गियों को भी प्रभावित करती है। वहीं इस बीमारी से संक्रमित मुर्गियों की जांच के लिए विशेषज्ञ द्वारा मुर्गी की मल की जांच पर कॉक्सीडियोसिस बीमारी का पता लगाया जाता है। मुर्गियों को इस बीमारी से बचाने के लिए मुर्गियों के बिछावन में नियमित साफ सफाई और मुर्गियों का समय पर टीकाकरण कराना चाहिए। वहीं मुर्गियों के खानपान में नियमित अंतराल पर 1 से 2 ग्राम एम्प्रोलियम दवा को दाने और पानी में मिलाकर देना चाहिए। इससे मुर्गियां स्वस्थ रहती हैं और ये कॉक्सीडियोसिस बीमारी से उनकी रक्षा करता है। समय के साथ खेती के तरीकों में बदलाव और आधुनिक पद्धतियों को अपनाकर किसान अपनी आमदनी में बढ़ोतरी कर रहे हैं। पारंपरिक खेती से हटकर सब्जियों की खेती को अपनाने वाले किसान अब मुनाफे की नई संभावनाओं को तलाश कर रहे हैं। बिहार के अररिया जिले में फूलगोभी की खेती किसानों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन रही है। अररिया जिले के किसान पिछले 15 सालों से खेती में जुटे हुए हैं। इस बार उन्होंने 2 एकड़ जमीन पर फूलगोभी की खेती की। फूलगोभी की फसल 90 दिनों में तैयार हो जाती है। एक सीजन में ये खेती 2 से 3 लाख रुपए का मुनाफा देती है। बाजार में गोभी की मांग अधिक होने से ये खेती किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। फूलगोभी की बाजार में हमेशा मांग बनी रहती है। सब्जी की खेती के लिए ज्यादा पूंजी की जरूरत नहीं होती। फसल तैयार होने के बाद गोभी की बिक्री में अच्छा मुनाफा होता है। सर्द मौसम के शुरू होने के साथ ही वेटलैंड क्षेत्र में विदेशी पक्षियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। गोरखपुर जिले में स्थानीय और विदेशी पक्षियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वन प्रभाव क्षेत्र की 92 नदियों के अलावा तालाब और पोखरों में ये अटखेलियां करते आसानी से नजर आ जाते हैं। ये पक्षी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इनके शिकार पर लगे प्रतिबंध और निगरानी के कारण ये पक्षी अब यहाँ खुद को काफी सुरक्षित महसूस करते हैं। स्थानीय पक्षियों का झुंड भी पानी के ऊपर करतब दिखाते नजर आने लगे हैं। अशफाकुल्ला खां चिड़ियाघर के अन्य जीव चिकित्सक डॉक्टर योगेश सिंह बताते हैं कि चिड़ियाघर के अंदर स्थित वेटलैंड को बेहद ही प्राकृतिक तरीके से मेंटेन किया जा रहा है। इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होती। जब टेम्परेचर डाउन होता है, जैसे अपने यहाँ जब ठंड का मौसम आता है, तो कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे जैसे जो अन्य विदेशों की जगह हैं या अपने देश के भी जो हिमालयी क्षेत्र के स्थान हैं, उनका तापमान बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। ऐसे में जो पक्षी होते हैं वो प्रवासी पक्षी अपनी तरफ आ जाते हैं, क्योंकि अपने यहाँ का जो तापमान होता है वो अनुकूल होता है उनके लिए। अलग अलग देशों से भी पक्षी आते हैं, स्थानीय प्रवासी भी होते हैं और बाहर के भी होते हैं। जैसे कि कुछ क्षेत्रों में जो पंछी आते हैं वो साइबेरियन बर्ड्स भी हो सकती हैं, या कुछ अदर जो ठंडे देश हैं वहाँ से भी आ सकती हैं, और कुछ स्थानीय प्रवासी पक्षी भी आते हैं। अपने ये जो गोरखपुर चिड़ियाघर के अंदर जो वेटलैंड है, ये लगभग 30 एकड़ में फैला हुआ है और ये प्राकृतिक रूप से इसको मेंटेन किया गया है। किसी भी प्रकार का इसमें एडल्ट्रेशन या किसी भी प्रकार का इसमें कोई ऐसे चेंज नहीं करते हैं जिससे कि इसका जो नेचुरल जो रूप है वो बदले। और यहाँ पे चूंकि किसी तरीके का डिस्टरबेंस नहीं होता है, कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं चलती अगल बगल में, इस वजह से यहाँ पे जो भी पक्षी आते हैं उनको एक प्रॉपर भोजन के साथ साथ एक शेल्टर मिलता है, उनको प्रजनन का पर्याप्त अवसर मिलता है। और यही कारण है कि यहाँ पे हर साल नवंबर के महीने से लेके लगभग फरवरी तक पंछियों की संख्या बहुत अच्छी रहती है और अनेकों प्रकार के जो प्रवासी पक्षी हैं या स्थानीय प्रवासी पक्षी हैं वो आते रहते हैं।
मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में आंधी, तूफान, कोहरे और शीतलहर की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज बिजली गिरने के साथ साथ आंधी तूफान की संभावना है। इसके अलावा आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, बिहार, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में रात और सुबह के समय घना कोहरा छाने की संभावना है। वहीं राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में अगले 2-3 दिनों में शीतलहर चलने की संभावना है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में अगले 2 दिनों में तूफान की स्थिति बन सकती है, इसलिए मछुआरों को समुद्र में जाने से बचने की सलाह दी गई है। इससे पहले कल शाम दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश हुई है। राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर के कुछ इलाकों में रविवार शाम को ही बारिश के बाद से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे दिल्ली में ठंड बढ़ गई है। वहीं दूसरी तरफ पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के बाद आने वाली हवाओं ने ठंड और बढ़ा दी है, जिसके बाद लोग ठंड से बचने के लिए रैन बसेरों में शरण ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर पिछड़े और अति पिछड़े समुदायों को मुख्य धारा में जोड़ने की कड़ी में एक और बड़ी सफलता मिली है। आजादी के 77 साल बाद जिले के बुटहनी वनटांगिया गांव में पहली बार बिजली पहुंची है। आजादी से पहले अंग्रेजों द्वारा जंगलों में बसाए गए इस समुदाय को लंबे समय तक अधिकारों व मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया। घास फूस के मकानों में रहने वाले इन लोगों को जीवन यापन के लिए जलौनी लकड़ी पर निर्भर रहना पड़ता था। ये गांव अब दूधिया रोशनी से जगमगा रहा है, जिससे यहाँ के लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। बुटहनी गांव में पहली बार बल्ब की रोशनी देख ग्रामीणों का चेहरा खिल गया। सुविधा पहले गैस सिलेंडर मिला है, उसके बाद में सूरज लाइट मिला है, उसके बाद में बाबा आवास दी बैठक ठिकाना लाइट मतलब आज़ादी के बाद आई है, तो इन लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि गांव में दीपावली मनाया जा रहा है और इससे लोग बहुत मतलब लाभान्वित हुए हैं। जिससे इन लोगों को उजाला मिल गया है, बच्चों की पढ़ाई के लिए सुविधा हो गई है और सिंचाई के लिए भी व्यवस्था हो गई है। 2018 गोंडा में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन वनटांगिया गांवों को राजस्व ग्राम घोषित कर विकास की नींव रखी। पहल को आगे बढ़ाते हुए डीएम नेहा शर्मा ने वनटांगिया समुदाय को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए। इसी कड़ी में अब गांव के घरों में पहली बार बिजली पहुंची है। वनटांगिया समुदाय को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत घर, जमीन का मालिकाना हक, पेयजल और रोजगार के अवसर प्रदान किए गए। बहुत समय बाद जो विद्युतीकरण का कार्य है वो हो पाया है और उससे वहाँ के लोग जो हैं, निवासी जो हैं, वो बहुत ही प्रफुल्लित हैं। और इसके साथ साथ जो जन कल्याणकारी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हम लोग संचालित कर रहे हैं, विशेष रूप से वनटांगिया समुदायों के हितों के लिए उनके प्रेरणा से बहुत सारे कार्य हुए हैं। मुख्यमंत्री आवास से आच्छादन हुआ है और उनको कृषि पट्टे भी जो हैं दिए गए थे, तो ज़मीन के अधिकार भी दिए गए हैं। तो इन सभी को जोड़ते हुए अनेकों योजनाओं का जो संवर्धन है वो वहाँ किया जा रहा है। कृषि यंत्रों ने किसानों की खेती को सुगम बना दिया है। कृषि यंत्र की मदद से घंटों का काम मिनटों में हो जा रहा है। यही वजह है कि खेती में कृषि यंत्रों के इस्तेमाल को लेकर किसानों को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसको लेकर सरकार कई योजनाएं भी चला रही है और अनुदान देने का भी प्रावधान कर रखा है। कृषि यंत्रों की मदद से खेती के लिए किसानों को प्रशिक्षण भी मुहैया कराया जा रहा है। बिहार के वैशाली जिले के किसान 75 प्रकार के कृषि यंत्र खरीद सकते हैं। सरकार 40 से लेकर 80% तक अनुदान दे रही है। अनुदान पर कृषि यंत्र खरीदने के लिए किसान 26 दिसंबर तक OFMAS पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कृषि यंत्र की खरीद पर मिलने वाली अनुदान की राशि भुगतान करने की प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। पहले यंत्र खरीदने के 1 महीने बाद किसानों के खाते में अनुदान की राशि आती थी, लेकिन अब अनुदान से जुड़ी सारी प्रक्रिया पहले ही पूर्ण कर ली जाती है।
और केंद्र सरकार की विश्वकर्मा योजना लोहार, सुनार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले यानी कुम्हार, बढ़ईगिरी और मूर्ति कला जैसे विभिन्न व्यवसायों में लगे पारंपरिक कारीगरों तथा शिल्पकारों के उत्थान के लिए बनाई गई है, जिसमें सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने एवं उन्हें औपचारिक अर्थव्यवस्था व वैश्विक मूल्य श्रृंखला में एकीकृत करने पर ध्यान दिया गया है। केंद्र सरकार की विश्वकर्मा योजना के तहत आज बहुत छोटे कारीगरों को एक बड़ा मंच दिया गया, जहां उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया और बता दिया कि किस तरह से वेस्ट पेपर से खूबसूरती से झंडियां बनाई जा सकती हैं, किस तरह से क्रिसमस ट्री बनाया जा सकता है। और वाकई ये कमाल है केंद्र सरकार की शानदार योजना का। विश्वकर्मा योजना लोहार, सुनार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले यानी कुम्हार, बढ़ईगिरी और मूर्ति कला जैसे विभिन्न व्यवसायों में लगे पारंपरिक कारीगरों तथा शिल्पकारों के उत्थान के लिए बनाई गई है, जिसमें सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने एवं उन्हें औपचारिक अर्थव्यवस्था व वैश्विक मूल्य श्रृंखला में एकीकृत करने पर ध्यान दिया गया है। कुछ ऐसे ही छोटे कारीगरों को बड़ा प्लेटफॉर्म दिया गया दिल्ली के ला मेरिडियन में, जहां इन कारीगरों ने अपने हुनर और अपनी कला का प्रदर्शन कर ये बताने की कोशिश की कि हम अपनी प्राचीन कला को कैसे नए अंदाज में प्रस्तुत कर सकते हैं। ये ट्री एक इट्स अ काइंड ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हाउ सिंपल थिंग्स इन लाइफ कैन बी सो ब्यूटीफुल। तो ये सोच करके ये ट्री बनाया गया है और इसमें 5000 के करीब ये चरखियाँ लगी हैं। 70 आर्टिस्ट 2 मंथ्स की उनकी एम्प्लॉयमेंट रही है ये। सो आई थिंक और ये ट्री यहाँ पर ये सिखा भी रहे हैं बच्चों को कि ये कैसे अपने घर के लिए अपने आप ये बना सकते हैं। सो एक तरह से generations to come should appreciate what we have grown up with. ला मेरिडियन ने लगभग 70 कुशल भारतीय कारीगरों से 5000 कागज के पंखे यानी पेपर फैंस बनवाकर उससे क्रिसमस ट्री तैयार करवाया, जो देखने में बेहद सुंदर लग रहा था और लोगों को अपनी ओर खींच रहा था। ये है कि हमारी पुरानी यादें ताज़ा कर देते हैं ये चलाने के लिए, क्योंकि काफ़ी पुराना आर्ट है ये। हम चाहते हैं कि इस आर्ट को और भी आगे लेके जाए, क्योंकि आप जैसे हमें सपोर्ट करोगे ना तो ही हम इस आर्ट को आगे लेके जा सकते हैं। हम चाहते हैं ये पुराना आर्ट जो हमारा ख़त्म हो चुका है उसे हम दूसरे तरीके से अपना तो करते ही, थोड़ा सा और नए तरीके से हम चाहते हैं कि इनको कुछ ना कुछ इसमें चेंजिंग करते रहे। लोगों को एक नया वो मिला कि हम इन चीज़ों को ऐसे भी वो कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। इस बड़े मंच पर जहां कारीगरों ने बेकार रंगीन कागज से पंखे बनाए, वहीं रंगीन बांस से आकर्षक सोफे सेट बनाए, जो लोगों को काफी पसंद आ रहे थे और लोग अपनी प्राचीन कला के बारे में जानने के इच्छुक नजर आ रहे थे। विश्वकर्मा योजना को इस तरह के कार्यक्रम से जहां बढ़ावा मिल रहा है, वहीं छोटे कारीगरों के जीवन को नई राह मिल रही है। रेशमा की रिपोर्ट, किसान समाचार के लिए। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई नमो ड्रोन दीदी योजना का सकारात्मक असर हिमाचल में भी नजर आने लगा है। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के स्वयं सहायता समूहों को 4 ड्रोन वितरित किए गए हैं। इनका इस्तेमाल करके अब महिलाएं भी कृषि के क्षेत्र में अपना अहम योगदान दे रही हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर रही हैं। पेश है ये खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई नमो ड्रोन दीदी योजना के हिमाचल में भी सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। पहाड़ी राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए योजना के तहत ड्रोन उपलब्ध करवाए गए हैं, जिससे महिलाओं को रोजगार के साथ सम्मान भी मिल रहा है। योजना के तहत प्रमुख उर्वरक कंपनियों ने 500 ड्रोन खरीदे हैं और चयनित स्वयं सहायता समूहों को वितरित किए हैं। इसमें हिमाचल प्रदेश के हिस्से में 4 ड्रोन आए हैं। 2 ड्रोन मंडी के बल्ह और चुराग में और 1 ड्रोन पांवटा साहिब की स्वयं सहायता समूह को दिया गया है। साथ ही 1 ड्रोन बिलासपुर के घुमारवी में ड्रोन दीदी को उपलब्ध करवाया गया है। मंडी की आरती ने बताया कि सरकार की तरफ से उन्हें निशुल्क ड्रोन उपलब्ध करवाया गया है, जिसकी मदद से वे अपनी फसलों के साथ-साथ क्षेत्र के अन्य किसानों को भी ड्रोन से उर्वरक का छिड़काव कर सहायता कर रही हैं। वहीं बिलासपुर की शिवानी ने बताया कि नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है।
जितने भी कृषि क्षेत्र है उसमें हमने ड्रोन के साथ स्प्रे करने का निर्णय लिया है और उसमें जो है गेहूं, धान अथवा अन्य जो बेमौसमी फसलें हैं उस पे हमें ड्रोन के साथ छिड़काव करना है। साथ ही जो किसानों की लेबर का खर्चा है उसमें भी काफ़ी समाधान देखने को मिलेंगे। आशा है कि प्रधानमंत्री द्वारा जो नमो ड्रोन दीदी की जो योजना है उसमें काफ़ी ज़्यादा सफलता देखने को मिलेगी। मैंने नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत ड्रोन का प्रशिक्षण प्राप्त किया है जिससे जो है वो हम ड्रोन की सहायता से किसानों के खेतों में स्प्रे करते हैं। इससे किसानों के समय की बचत होती है। जहां हमें खेतों में स्प्रे करने के लिए 1 घंटा लगता था, ड्रोन की सहायता से जो है वो हम 5 या 7 मिनट में उसको कवर कर लेते हैं और इससे फसल को कोई नुकसान नहीं होता। इससे फसल की अच्छी पैदावार हो रही है और हमें अच्छे रिजल्ट देखने को भी मिल रहे हैं हमारे आसपास जहां हमने स्प्रे की है और इससे जो है वो पानी की भी बचत होती है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की उप कार्यकारी अधिकारी कल्याणी गुप्ता ने बताया कि तकनीक से जोड़कर कृषि के क्षेत्र में महिलाओं को और अधिक सशक्त करना इस योजना का उद्देश्य है। उन्होंने बताया कि ड्रोन दीदियां इस तकनीक से जुड़कर क्षेत्र के किसानों की मदद कर रही हैं, जिससे वे अच्छी आय अर्जित कर रही हैं। ये बहुत ही एक पारदर्शी योजना है मेरे हिसाब से ड्रोन दीदी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर जो कृषि संबंधित कार्य है वो महिलाएं ही कर रही हैं आज के दिन। और ख़ासकर हिमाचल के लिए मैं कहना चाहूँगी कि महिलाओं का बहुत अहम रोल है इसमें, जो ग्रामीण क्षेत्र में कृषि का कार्य है। जो 4 ये ड्रोन्स दिए गए हैं इसमें ज़्यादातर वो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो फर्टिलाइज़र का स्प्रे है उसके लिए सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। जहाँ से भी दीदी को रिक्वेस्ट आता है, कॉल आता है कि हमारे खेत में आप फर्टिलाइज़र इसके थ्रू स्प्रे करें, उसके कुछ नॉमिनल सर्विस चार्जेस हैं जो वो लेती हैं और उसके तहत वो इनकम कमा रही हैं। बाकी अब यही है कि जो लर्निंग्स हमारी पायलट फेज़ की रही हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम अपना प्रपोजल अगली बार के लिए भारत सरकार को सबमिट करें, जिसमें ज़्यादा महिलाओं को और ज़्यादा दीदियों को बेनिफिट दिया जाएगा। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान पहले चरण में 3090 महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 16 स्वयं सहायता समूह हिमाचल प्रदेश के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत की परिकल्पना में महिलाओं का उत्थान और सशक्तिकरण केंद्र में है और नमो ड्रोन दीदी योजना इस दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर होने के साथ साथ अन्य किसानों की मदद करके अच्छी आय भी अर्जित कर रही हैं। कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ हेमलता शर्मा, डीडी न्यूज, शिमला। और अब बात मौसमी खेती की करते हैं और जानते हैं कि इस मौसम में किसान कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जम्मू और कश्मीर के किसान गेहूं और मटर की बुवाई कर लें। हिमाचल प्रदेश में भी गेहूं की बुवाई की जा सकती है। साथ ही यहाँ के किसान इस मौसम में प्याज और लहसुन की नर्सरी भी लगा लें। उत्तराखंड के भाबर और तराई वाले इलाकों के किसान टमाटर और शिमला मिर्च की नर्सरी लगा लें। यहाँ के पहाड़ी इलाकों के किसान मटर, मूली, गाजर, प्याज और चुकंदर की बुवाई कर सकते हैं। पंजाब में इस समय गेहूं की बुवाई की जा सकती है। इस मौसम में यहाँ के किसान गाजर, मूली, शलगम, पालक, लहसुन, टमाटर, मिर्च, शिमला मिर्च और बैंगन की बुवाई कर सकते हैं। वहीं हरियाणा में इस समय गेहूं और जौ की बुवाई की जा सकती है। दिल्ली के किसान हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे सरसों का साग, बथुआ, पालक, मेथी, धनिया, फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की बुवाई कर लें। उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश में किसान गेहूं और मसूर की बुवाई कर लें। बिहार के किसान मक्का और धान की पकी फसलों की कटाई कर लें। पश्चिम बंगाल के गांगेय के किसान अमन धान की पकी फसलों की कटाई कर लें। वहीं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल के किसान आलू, मक्का और सरसों की बुवाई कर लें। असम के किसान
मूंग और उड़द की पकी फसलों की तुड़ाई कर लें। यहाँ के किसान साली धान की पकी फसलों की कटाई भी कर लें। मेघालय में किसान बाजरा, लोबिया और अदरक की पकी फसलों की कटाई जारी रखें। यहाँ इस समय मटर और हल्दी की बुवाई की जा सकती है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ये समय पत्ता गोभी की बुआई के लिए काफी बेहतर है। किसान पूसा मुक्ता किस्म लगा सकते हैं। इस किस्म की बुआई पूरे भारत में किसी भी इलाके में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में बुआई करने पर 300 क्विंटल तक की पत्ता गोभी ली जा सकती है। इस किस्म की पत्ता गोभी आकार में मध्यम, चपटी और गोल होती है। इसके पत्ते हल्के हरे रंग के होते हैं। पत्ते के किनारे लहरदार होते हैं। पत्ता गोभी की ये किस्म बुआई के 70 से 75 दिनों बाद तैयार हो जाती है। इसके अलावा किसान गोल्डन एकड़ किस्म भी लगा सकते हैं। बुआई के 60 से 75 दिनों में तैयार हो जाती है। 1 हेक्टेयर में लगाने पर 200 से 240 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। ये छोटे आकार की लेकिन ठोस होती है। इसके अलावा पूसा बंद गोभी संकर 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में इसकी 350 से 400 क्विंटल तक की उपज ली जा सकती है। इसके बाद बंद गोल, ठोस, हरे और बाहरी पत्तियों से लहरनुमा ढके हुए होते हैं। बुआई से पहले खेतों को जोत कर अच्छी तरह तैयार कर ले। खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर ले। 1 हेक्टेयर में बिजाई के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। बुआई के समय कतार से कतार की दूरी 45 से 50 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर रखें। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई कर दें। इसके बाद 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। खरपतवार पर काबू के लिए 2 बार निराई करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में पीएम ने जयपुर में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट राइजिंग राजस्थान का उद्घाटन किया। उन्होंने राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो का भी उद्घाटन किया। दिल्ली के 40 से अधिक स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने पर डीसीपी साउथ वेस्ट सुरेंद्र चौधरी ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि साउथ वेस्ट जिले के 4 स्कूल और पूरी दिल्ली में 40 से ज्यादा स्कूलों में बम की धमकी वाला मेल आया था। डीसीपी ने बताया कि सूचना मिलने के बाद प्रिंसिपल से संपर्क किया गया और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP पूरी करके बम निरोधक दस्ते की जांच कराई, लेकिन कुछ प्राप्त नहीं हुआ। भाजपा विधायक राहुल नार्वेकर को सर्वसम्मति से महाराष्ट्र विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। नार्वेकर लगातार दूसरी बार विधानसभा अध्यक्ष चुने गए हैं। दूरदर्शन न्यूज के एंकर नीतीश भारद्वाज की देर रात कल कार हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। उनकी SUV कार उज्जैन में कायथा के पास बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में नीतीश की पत्नी वंशिका के चचेरे भाई की भी मौत हो गई है। फिलहाल किसान समाचार में इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।